तो आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इस मूवी का नाम है मरकुरी राइजिंग। और आज की कहानी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन होने वाली है। तो कहानी की शुरुआत में हम कुछ रॉबर्स को देखते हैं जो कि बैंक लूटने के इरादे से बैंक के अंदर गए थे। लेकिन इन लोगों की किस्मत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है, क्योंकि इन लोगों में से कोई एक पुलिस वालों से मिला होता है और इस आदमी का नाम आर्थर होता है और वो एक FBI का सीक्रेट एजेंट होता है। और आर्थर को पता होता है कि इन रॉबर्ट्स का लीडर अपने साथ इस बैंक को लूटने के लिए एक बच्चे को भी अपने साथ लेकर आया होता है। और इसी वजह से यहाँ पर आर्थर पुलिस वालों को रोकना चाहता था ताकि कि वो बैंक के ऊपर हमला ना करें। लेकिन इससे पहले कि वो बात कर पाता, पुलिस की टीम बैंक के अंदर हथियारों के साथ हमला बोल देती है। लेकिन इसी गोलीबारी के दौरान उस बच्चे को भी गोली लग जाती है जो कि बैंक लुटेरों के साथ मिला हुआ था। और यहाँ पर आर्थर उस बच्चे को बचाने की काफी कोशिश भी करता है, लेकिन फिर भी वो उसे नहीं बचा पाता क्योंकि उसे गोली लग चुकी थी और वो इसी तरीके से मर जाता है। और इसके बाद बाकी पुलिस वाले भी सभी रॉबर्ट्स को पकड़कर अपनी हिरासत में ले लेते हैं। लेकिन यहाँ पर आर्थर काफी ज्यादा गुस्से में होता है और वो यहाँ पर पुलिस सीनियर के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा करता है, क्योंकि वहाँ के पुलिस सीनियर ऑफिसर ने अंदर जाकर गोली चलाने का ऑर्डर दिया होता है। और आर्थर का कहना था कि अगर वो गोली चलाने का ऑर्डर नहीं देता तो आर्थर सबको संभाल लेता। और अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें एक कोचिंग क्लास में एक साइमन नाम के बच्चे को दिखाया जाता है। और यहाँ पर साइमन की टीचर साइमन को एक पजल की किताब लाकर देती हैं। और यहाँ पर इन कोचिंग क्लासेस में जितने भी बच्चे पढ़ते हैं उन सभी को कोई ना कोई बीमारी होती है। और इसी तरीके से साइमन को भी यहाँ पे एक दिमाग की बीमारी होती है। लेकिन इस बीमारी में साइमन का दिमाग कभी कभी तो एकदम कंप्यूटर की तरह चलने लगता है, लेकिन वहीं कभी कभी वो एकदम अजीबोगरीब हरकतें करने लगता है। और यहाँ पर वो घर आने के बाद अपने लिए कॉफी बनाता है, जिसके बाद साइमन उस पजल की किताब को सॉल्व करने लगता है। अब जब वो यहाँ पर उस बुक में पजल सॉल्व कर रहा होता है, तब उस बुक के अंदर किसी तरीके का कोड लैंग्वेज में एक पजल उसके सामने आता है। अब यहाँ पर साइमन जब उस पजल को देखता है तो उसे उसके अंदर किसी तरीके का कोड नजर आता है, जिसे साइमन देखते ही देखते क्रैक कर लेता है। और इस कोड को क्रैक करने के बाद साइमन उसी कोड पे कॉल करता है। अब यहाँ पर जहाँ पे कॉल लगा होता है उस ऑफिस में एक लियो नाम का बंदा बैठा हुआ था। और यहाँ पर जब वो फोन उठाता है तो तब उसे पता चलता है कि उसके बनाए हुए कोड को एक छोटे से बच्चे ने क्रैक कर दिया है। अब ये बात जानकर लियो जल्दी से इस बात को अपने कलीग ओजी को भी बताता है और ये दोनों साथ ही में काम करते हैं और इन दोनों ने ही मिलकर उस कोड को बनाया होता है। और यहाँ पर ये कोड $2.5 बिलियन का होता है और इस कोड को एक छोटे से बच्चे ने क्रैक कर लिया होता है। ये जानकर इन्हें बहुत ही ज़्यादा हैरानी होती है, जिसके बाद यहाँ पर ये लोग इस खबर को अपने बॉस निकॉन को पहुँचाते हैं। और निकॉन यहाँ पर नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी के लिए काम करता है। और जब उसे ये बात पता चलती है कि एक बच्चे ने $2.5 बिलियन के कोड को क्रैक कर लिया है, तो उसे भी काफी ज्यादा हैरानी होती है। और फिर वो यहाँ पर लियो और टोजी पे काफी ज्यादा चिल्लाता है और वो उनसे पूछता है कि आखिर तुम्हें उस कोड को एक पजल के अंदर लिखने की क्या जरूरत थी, और अगर ये $2.5 बिलियन का कोड किसी और को मिल गया तो हमें एक बहुत बड़ा घाटा हो जाएगा। और उस कोड के अंदर ऐसे ऐसे राज दबे हुए हैं जो कि सभी के सामने आ जाएंगे। अब यहाँ पर लियो और टोजी अपनी गलती के लिए निकॉन से काफी माफी मांगते हैं। और हालांकि वो कहते भी हैं कि हमें तो लगा था कि इस कोड को कोई भी सॉल्व नहीं कर पाएगा, इसलिए हमने थोड़े मजे के लिए इस कोड को एक पजल बुक में लिख दिया होता है। और अब यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हमें साइमन के पिता को दिखाया जाता है। और अपनी जॉब को खत्म करने के बाद वो अपने घर आते हैं और अपने बेटे साइमन से मिलते हैं। और इसके बाद जब वो नीचे आते हैं तो उनके दरवाजे पर एक जॉन नाम का आदमी खड़ा होता है, जो कि खुद को एक FBI का एजेंट बता रहा होता है। अब झूठ बोलकर जॉन जब अंदर आता है तो वो अपनी बंदूक में साइलेंसर लगाकर दोनों को ही बंदूक से शूट करके वहीं पर मार डालता है। अब वहीं पर यहाँ पर साइमन अपने कमरे में बैठा हुआ होता है और वो अंदर से ही इन गोलियों की आवाज सुन लेता है। अब इससे पहले कि यहाँ पे जॉन ऊपर जा पाता, वहाँ पर पुलिस आ चुकी थी, क्योंकि साइमन के पिता ने मरने से पहले ही इमरजेंसी नंबर को डायल कर दिया था। जिसके बाद यहाँ पर जॉन जल्दी से ऊपर जाता है और साइमन को ढूंढने लगता है।
लेकिन साइमन उसे कहीं भी नहीं मिलता। तो अब यहाँ से जाते वक्त जॉन घर के अंदर कुछ ऐसा सीन क्रिएट करता है जैसे कि ये कोई मर्डर लगे ही ना, बल्कि ये कोई हस्बैंड वाइफ के बीच हुई कोई लड़ाई लगे जिसमें दोनों ने एक दूसरे को मार दिया। और अब यहाँ पर पुलिस तहकीकात करने के लिए आती है, लेकिन FBI आर्थर को भी भेजती है यहाँ की तहकीकात करने के लिए, क्योंकि उन्हें पुलिस के ऊपर भी भरोसा नहीं था। अब यहाँ पर जॉन ने जैसा सीन क्रिएट किया होता है उससे यहाँ पर पुलिस वाले भी यही मान रहे होते हैं कि साइमन के पिता ने खुद को और अपनी बीवी को जान से मार दिया है। लेकिन आर्थर को यहाँ पे काफी शक हो रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि आखिर ये गरीब आदमी एक $1500 की गन कैसे खरीद सकता है। और यहाँ पर आर्थर ऊपर जाता है और वहाँ पे छानबीन करने लग जाता है। और तभी यहाँ पर आर्थर को कोई आवाज सुनाई देती है जो कि दीवार के अंदर से आ रही होती है। और अब यहाँ पर जब वो देखता है तो तब उसे पता चलता है कि दीवार के उस पार और कोई नहीं बल्कि साइमन है, जो कि वहाँ पर बैठकर कुछ न कुछ बड़बड़ा रहा होता है। अब यहाँ पर साइमन की ये हालत देखकर आर्थर को लग रहा होता है कि साइमन को किसी तरीके का गहरा सदमा लगा है और इसलिए वो ऐसी हरकतें कर रहा है। हालांकि आर्थर को ये नहीं पता होता कि साइमन की दिमागी हालत काफी खराब है। और हॉस्पिटल में जब नर्स साइमन का चेकअप कर लेती है तब वो ये बात आर्थर को जाके बताती है कि साइमन ऐसी हरकतें इसलिए कर रहा है क्योंकि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है और उसे एक ऑटिज्म नाम की बीमारी है। और अगले दिन तक तो अब साइमन के माता पिता की खबर अखबारों में भी छप गई होती है। और अब इसी बात से जो निकॉन होता है वो लियो और टूजी के ऊपर एक बार फिर से काफी भड़क जाता है। और निकॉन यहाँ पर टूजी और लियो से कहता है कि तुमने देखा कि अब वो कोड कोई और भी हासिल करना चाहता है और अगर अब वो बच्चा उनके हाथों लग गया तो वो कोड भी उन्हें मिल जाएगा और इससे हमारा काफी बड़ा नुकसान होने वाला है। और अब रात को जब गश्त लगाने के लिए जब आर्थर साइमन को हॉस्पिटल में देखने के लिए आता है तो साइमन उसे अपने कमरे में नहीं दिखता। तो तब यहाँ पर नर्स उसे बताती है कि वो अभी एक्सरे रूम में है। और फिर जब आर्थर ऊपर जाकर देखने लगता है तो तब वहाँ पर एक डॉक्टर आता है जो कि आर्थर से कहता है कि वो इस समय अपना चेकअप करवा रहा है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि पीटर ही साइमन को मारने के लिए हॉस्पिटल में आ गया होता है। तो तब यहाँ पर आर्थर हॉस्पिटल के हर कमरे में जाकर साइमन को ढूंढता है और फाइनली उसे एक कमरे में साइमन मिल भी जाता है। और अब यहाँ पर जब वो साइमन को लेके भाग रहा होता है तो तब ये बात पीटर को भी पता चल जाती है और फिर वो गन लेकर के आर्थर के पीछे पड़ जाता है। लेकिन फिर आर्थर भी अपनी गन से शूट करते हुए जल्दी से साइमन को लेकर एम्बुलेंस में बैठकर यहाँ से निकल जाता है। और काफी रात होने की वजह से वो जल्दी से इस एम्बुलेंस को छोड़कर ही एक ट्रेन में जाकर बैठ जाता है। और असल में यहाँ पर आर्थर साइमन को लेकर अपने दोस्त के घर जाने की प्लानिंग में होता है। लेकिन तभी हम ट्रेन में एक दूसरे शूटर को देखते हैं जो कि साइमन को मारने के इरादे से यहाँ पर आया होता है। लेकिन तभी यहाँ पर आर्थर आदमी के ऊपर शक हो जाता है और यहाँ पर यह आदमी जैसे ही गन निकालने वाला होता है कि तभी यहाँ पर आर्थर उस शूटर के सामने आ जाता है और उसे पीटना शुरू कर देता है। और आर्थर उसे काफी बुरी तरीके से पीटने लगता है और यहाँ पर इन दोनों के बीच काफी खतरनाक फाइट होती है। और आखिर में यहाँ पर आर्थर उस शूटर को ट्रेन से धक्का देकर नीचे फेंक देता है जिससे उस शूटर की वहीं पे मौत हो जाती है। अब इसके बाद यहाँ पर आर्थर साइमन को लेकर अपने दोस्त जॉर्डन के घर पर आता है। लेकिन इतनी रात को एक लड़के को घर लाने की वजह से आर्थर का दोस्त जॉर्डन भी आर्थर के ऊपर काफी गुस्से में होता है और उसका कहना होता है कि आखिर तुम इस आधी रात को एक बच्चे को लेकर यहाँ वहाँ क्यों घूम रहे हो। तो तब यहाँ पर आर्थर उसे बताता है कि शायद तुम्हें ये बात पता नहीं है कि इस बच्चे को कुछ लोग मारना चाहते हैं और पुलिस भी लगभग उनके साथ ही मिली हुई है। और पुलिस को भी यही लगता है कि मैं इस बच्चे को बचाने की बजाय इसे लेकर भाग चुका हूँ और अब तुम्हें तो मेरी बात पे विश्वास करना होगा क्योंकि मैं झूठ नहीं बोल रहा। लेकिन यहाँ पर जॉर्डन आर्थर को अपने घर में रुकने से सीधा मना कर देता है। लेकिन वो यहाँ पर आर्थर को अपनी कार दे देता है जिसके बाद यहाँ पर आर्थर उस कार में साइमन को लेकर एक सुनसान जगह पर जाता है और कार को वहीं पे खड़ा करके वहां पर सो जाता है। लेकिन यहाँ पर जब अगले दिन आर्थर की सुबह नींद खुलती है तो तब यहाँ पर आर्थर देखता है कि कार के अंदर साइमन तो है ही नहीं। और फिर वो यहाँ पर जल्दी से कार स्टार्ट करता है और साइमन को ढूंढने लगता है। और अब थोड़ी दूर आगे जाने के बाद उसे वहाँ पर साइमन दिखता है जो कि यहाँ पर बेफिक्र होकर अपनी ही मस्ती में चला जा रहा होता है। अब इसके बाद यहाँ पर आर्थर उससे बात करता है और उसे अपनी कार में लेकर उसके घर भी आ जाता है।
और थोड़ी देर उससे बात करने के बाद आर्थर को पता चलता है कि ऑटिस्टिक बच्चों का एक साइड पैटर्न होता है कि सुबह उठकर उन्हें क्या करना है। और साइमन अब अपना रोजाना का रूटीन फॉलो करने लग जाता है, जहाँ पर वो सबसे पहले अपनी कॉफी बनाता है और इसके बाद वो अपनी पजल बुक लेकर उसके पजल सॉल्व करने लगता है। और यहाँ पर जब वो अपनी बुक में पजल को सॉल्व कर रहा होता है तो आज यहाँ पर फिर से वही पजल उसके सामने आता है और एक बार फिर से साइमन उस कोड को देखकर उसके ऊपर कॉल लगाता है और फिर से वो कॉल जाकर के एनएसए के ऑफिस में लगता है। और इस बार इस कॉल को फिर से लियो ही रिसीव करता है और यहाँ पर लियो और टोजी आर्थर से बात करते हैं कि हम तुमसे इसके आगे ईमेल से ही बात करेंगे क्योंकि यहाँ पे सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है और बस तुम उस बच्चे को सही सलामत रखना। और अब कॉल कट होते ही आर्थर को पता चलता है कि घर के आगे तो पुलिस खड़ी हुई है, तो इसलिए फिर आर्थर साइमन को लेकर के पीछे के रास्ते से निकलता है। और इधर जो टोजी होता है वो आर्थर को ईमेल करता है, लेकिन वो यहाँ पर आर्थर को भी डायरेक्टली मैसेज नहीं करता, वो आर्थर को एक कोड लैंग्वेज में मैसेज करता है। अब यहाँ पर ये कोड आर्थर को तो समझ नहीं आ रहा होता, तो तब यहाँ पर आर्थर इस कोड को समझने में साइमन की मदद लेता है। और जब साइमन उस कोड को जाकर के देखता है तो तब यहाँ पर साइमन बताता है कि इस कोड में किसी तरीके की लोकेशन के बारे में बताया गया है, मतलब कि यहाँ पर टोजी ने आर्थर को मिलने के लिए एक जगह पर बुलाया होता है। लेकिन अब यहाँ पर आर्थर साइमन को लेकर के अपने साथ नहीं जाना चाहता था क्योंकि इससे साइमन की जान को खतरा हो सकता है, तो इसलिए फिर वो एक रेस्टोरेंट में एक मीका नाम की लेडी से मिलता है और वो यहाँ पर मीका को झूठ बोलता है कि मेरे बच्चे की दवाइयाँ खत्म हो गई हैं और मुझे उन्हें अर्जेंटली लाना होगा और मैं उन्हें लेने के लिए जा रहा हूँ, तो बस कुछ समय के लिए मेरे इस लड़के का ध्यान रखना। तब यहाँ पर मीका भी मान जाती है और कहती है कि बस अगर थोड़ी देर की बात है तो मैं भी यहाँ पर रुककर उसको देख लूंगी। और अब इसके बाद आर्थर उस लोकेशन पे जाता है और वहाँ पर वो टोजी से मिलता है और अब यहाँ पर टोजी उसे सारी कहानी बताता है कि आखिर उस कोड की कीमत क्या है और अगर वो कोड किसी गलत हाथों में पड़ गया तो वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा। और इसी वजह से यहाँ पर हमारा बॉस निकॉन उस कोड को किसी भी हालत में बचाना चाहता है और वो चाहता है कि वो कोड बस किसी भी हालत में किसी और को ना मिले। और यहाँ पर टोजी साइमन के बारे में कुछ कहने वाला था कि उसी समय यहाँ पर भीड़ में कोई टोजी को शूट कर देता है और वो कोई और नहीं बल्कि पीटर होता है, जो कि टोजी को शूट करने के बाद यहाँ से भाग जाता है। और आर्थर उसे देख लेता है और वो उसका पीछा भी करता है, लेकिन भीड़ में वो उसे पकड़ नहीं पाता। लेकिन अब क्योंकि ये शूटिंग शहर में हुई होती है तो यहाँ पर उसका चेहरा वहाँ के वीडियो कैमरे में रिकॉर्ड हो जाता है। और यहाँ पर आर्थर अपने एफबीआई का कार्ड दिखाकर उस सीसीटीवी फुटेज को ले लेता है और जिसके बाद आर्थर साइमन को लेकर पब में आता है और अब वो यहाँ पर जॉर्डन से बात करता है और वो फुटेज में दिख रहे किलर के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए बोलता है। जब यहाँ पर जॉर्डन आर्थर को बताता है कि वो एक मरा हुआ सोल्जर है, मतलब कि ऑफिशियली उसकी डेथ हो चुकी है लेकिन रियल में वो अभी भी जिंदा है। और अब उस फुटेज को देखने के बाद जॉर्डन को भी आर्थर के ऊपर भरोसा हो गया है और अब वो उसकी मदद करना चाहता है। लेकिन यहाँ पर आर्थर जॉर्डन से कहता है कि उसकी फैमिली और बच्चे हैं वो उनके साथ रहे। और दूसरी तरफ हम लियो को देखते हैं, जिसे यहाँ पर जब ये पता चलता है कि उसके दोस्त टोजी को मार दिया गया है तो वो यहाँ पर काफी ज्यादा डर जाता है और वो यहाँ पर अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाता है जो कि उसी के साथ में काम करती है और वो उसे सारी बातें बता देता है। और इसके बाद यहाँ पर स्टेसी बोलती है कि वो लोग हर चीज को टैप कर रहे होंगे, सारे फोन, सारे ईमेल्स, हर चीज को, लेकिन फिर भी वो टाइपराइटर को टाइप नहीं कर सकते, तो इसलिए तुम सारी चीजें टाइपराइटर में टाइप करके किसी को भी सेंड कर सकते हो। तो तब यहाँ पर लियो एक टाइपराइटर को खरीद लेता है और वहां से घर जाता है और सब कुछ टाइप करने के बाद जो कार्बन कॉपी होती है वो उसे डस्टबिन में फेंक देता है। और इससे पहले कि वो ओरिजिनल कॉपी को किसी को सेंड कर पाता तभी वहां पर पीटर आ जाता है और वो लियो को भी शूट कर देता है। लेकिन अब रात हो जाने की वजह से आर्थर के पास रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं होता, तो इसलिए फिर वो उस मीका नाम की लड़की का एड्रेस निकलवा लेता है और उसके लिए ये काफी ज्यादा आसान होता है क्योंकि आर्थर तो एक एफबीआई एजेंट था। और अब यहाँ पर स्टेसी पहले तो आर्थर को घर के अंदर नहीं लेना चाहती थी, लेकिन फिर छोटे साइमन को देखकर वो मान जाती है। वहीं पर अगले दिन लियो की जो गर्लफ्रेंड स्टेसी होती है वो लियो के घर पर आती है और वो वहाँ पर लियो को मरी हुई हालत में पाती है। और यहाँ पर स्टेसी को उस डस्टबिन में वो कार्बन कॉपी भी मिल जाती है जो कि लियो ने लिख करके फेंकी होती है। और फिर स्टेसी जाकर जॉर्डन से मिलती है और यहाँ पर जॉर्डन उसे आर्थर से मिलवाता है। और यहाँ पर जब आर्थर
उस लेटर को पढ़ता है तो तब उसे पता चलता है कि निकॉन ने ही साइमन के माता पिता को भी मारा है और टोजी और लियो को मारने वाला भी और कोई नहीं बल्कि निकॉन ही है। और इतना सब कुछ बस उसी कोड की वजह से हो रहा होता है जो कि एक बच्चे ने जान लिया होता है। तो वहीं यहाँ पर हमें निकॉन को दिखाया जाता है जो कि एक पार्टी को एंजॉय कर रहा होता है कि तभी वहाँ पर उसका एक आदमी उसके पास एक लेटर लेकर के आता है जो कि आर्थर ने उसके लिए भेजा होता है। और उस लेटर को पढ़ने के बाद निकॉन आर्थर से मिलने के लिए उस पार्टी के पीछे जाता है और वहां पर आर्थर पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। और आर्थर उससे सीधा कहता है कि मैं बस उस बच्चे की सलामती चाहता हूँ और मुझे पता है कि तुम अपने रास्ते से उस बच्चे को भी हटाना चाहते हो ताकि तुम्हारा जो वो 2 कौड़ी का कोड है वो कहीं पब्लिक ना हो जाए। तो वहीं यहाँ पर निकॉन का कहना होता है कि तुम्हें इस बारे में कुछ नहीं पता कि वो कोड कितना ज्यादा कीमती और कितना ज्यादा खतरनाक है, और अगर गलती से भी वो कोड कहीं पे भी लीक हो गया तो मेरी पूरी मेहनत बर्बाद हो जाएगी और उस कोड को बचाने के लिए मैं किसी को भी मारने के लिए तैयार हूँ। और ये सुनते ही आर्थर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो निकॉन को एक जोरदार लात मार देता है। और इसके बाद जाकर आर्थर जॉर्डन को कॉल करता है और उससे कहता है कि हमें आज के आज ही साइमन को यहाँ से निकालना होगा। तो तब यहाँ पर जॉर्डन कहता है कि सारी तैयारियां हो चुकी हैं और मेरी बताई हुई लोकेशन पे आज रात को एक चॉपर आएगा और तुम साइमन को लेकर के वहां से निकल जाना। लेकिन यहाँ पर ये सारी बातें निकॉन भी सुन रहा होता है क्योंकि उसने सारे कॉस्ट टैप कर रखे होते हैं। और अब इसकी दूसरी तरफ यहाँ पर मीका को भी कॉल आता है और यह आर्थर का कॉल होता है। और यहाँ पर मीका के फोन उठाते ही आर्थर उस फोन को कट कर देता है और इसका यही मतलब होता है कि आर्थर ये चेक करना चाहता था कि मीका सेफ तो है। उसके बाद यहाँ पर निकॉन सीधा जॉर्डन के बॉस के पास पहुँचता है और उनसे बात करके वो जॉर्डन के बारे में बताता है कि वो एक टेररिस्ट का साथ दे रहा है। और यहाँ पर जॉर्डन का बॉस जॉर्डन के ऊपर काफी ज्यादा चिल्ला रहा होता है कि वो बिना कोई सबूत के फालतू में निकॉन जैसे बड़े ऑफिसर के ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। और यहाँ पर निकॉन भी जॉर्डन को झाड़ कर निकल जाता है। और निकॉन के जाने के बाद जॉर्डन अपने पास से एक लेटर दिखाता है और उसे बताता है कि ये लेटर प्रूफ है और इसके ऊपर निकॉन के मरे हुए एम्प्लॉय के फिंगरप्रिंट भी हैं। और इससे ये प्रूव हो जाता है कि निकॉन ने ही लियो को मारा है और ये सब कुछ चल रहा है। और इससे यहाँ पर साइमन को भी FBI की सिक्योरिटी मिल जाती है। और यहाँ पर मीका साइमन को लेकर उस बिल्डिंग में जाती है जिस बिल्डिंग में जाने के लिए आर्थर ने उससे कहा था। लेकिन यहाँ पर मीका को ये नहीं पता होता कि आर्थर के आने से पहले ही यहाँ पर निकॉन पहुंच जाएगा। और वो यहाँ पर मीका से कहता है कि इस बच्चे को सुरक्षा देने के लिए हमें यहाँ पर भेजा गया है। अब यहाँ पर मीका को तो निकॉन के बारे में कुछ नहीं पता था, तो इसलिए फिर वो निकॉन की ID देखकर साइमन को उसके हवाले कर देती है। और अब कुछ समय बाद जब साइमन को लेने के लिए वहां पर एक हेलीकॉप्टर आता है तो यहाँ पर हेलीकॉप्टर लैंड होने से पहले ही जॉर्डन का बॉस जॉर्डन को ऑर्डर देता है कि अपने आर्मियों के साथ जाकर किसी भी हालत में उस बच्चे को बचाओ। और अब इन लोगों का सिर्फ एक ही मकसद होता है कि वो किसी भी तरीके से निकॉन को पकड़ना और साइमन को बचा लेना। अब यहाँ पर जब निकॉन वहाँ पे जॉर्डन उसकी टीम को देखता है तो वो जल्दी से यहाँ पर हेलीकॉप्टर में बैठने लगता है। लेकिन यहाँ पर वो देखता है कि आर्थर तो पहले से ही हेलीकॉप्टर में बैठा हुआ होता है। तो तब यहाँ पर निकॉन आर्थर को हेलीकॉप्टर से बाहर खींच लेता है और इन दोनों के बीच यहाँ पर फाइट शुरू हो जाती है। और अब इस दौरान यहाँ पर साइमन गन को जाकर उठाता है और उसे आर्थर को जाकर दे देता है। और इस तरीके से यहाँ पर आर्थर निकॉन को काबू में कर लेता है। और गोली चलने की वजह से यहाँ पर सारे कांच टूट जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हेलीकॉप्टर का हवा का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि वो कांच के टुकड़े उड़ करके सीधा पीटर की बॉडी में लग जाता है। इससे यहाँ पर पीटर की वहीं पर मौत हो जाती है। तो और अब इसी दौरान यहाँ पर निकॉन साइमन को लेकर छत से फेंकने वाला होता है। लेकिन अब यहाँ पर आर्थर का सब्र का बांध टूट जाता है और आर्थर यहाँ पर निकॉन को शूट करके वहीं पर मार देता है और साइमन को बचा लेता है। और अब क्योंकि निकॉन के खिलाफ सारे सबूत मिल गए होते हैं तो आर्थर के खिलाफ कोई केस नहीं बनता और FBI सब कुछ हैंडल कर लेती है। और अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है एक स्कूल जहाँ पर साइमन पढ़ रहा होता है और यहीं पर उससे मिलने के लिए आर्थर भी आता है।
और यहाँ पर आर्थर को बता दिया गया होता है ज्यादा दिनों तक किसी को याद नहीं रख सकता, इसलिए हो सकता है कि वो आर्थर को भी भूल गया हो। और यही रीजन होता है कि साइमन को अपने माता पिता के मरने का भी कोई दुख नहीं होता, क्योंकि उसे कुछ याद ही नहीं रहता। लेकिन जब यहाँ पर आर्थर साइमन के पास पहुंचता है तो साइमन को आर्थर याद होता है और दोनों ही एक दूसरे के गले लग जाता है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो कैसी लगी ये कहानी कमेंट में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ आपसे एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय, टाटा, सायोनारा।